हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है 2024 सामान्य हिंदी का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप आसान शब्दों में सॉल्व कर पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, एक एक चीज आपको करना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर। तो देख सकते हैं आप, पेपर में सबसे पहले आता क्या है, 5 आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 1 में मिलते हैं और प्रश्नोत्तर संख्या 2 में भी 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन को रखा जाता है। कुल मिला के आपके 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? विकल्प देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, संपूर्णानंद है, मोहन राकेश है या फिर राय कृष्ण दास जी है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक। तो जैसा कि हम बात करें, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित शिक्षा का उद्देश्य निबंध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? लल्लू लाल की रचना कौन सी है? विकल्प देख लीजिए, पहला है सुख सागर, दूसरा है प्रेम सागर, तीसरा है परीक्षा गुरु या फिर रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की जो निबंध है, लल्लू लाल की जो रचना है वो कौन सी है? लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। कौन सी है लल्लू लाल की रचना? प्रेम सागर रचना लल्लू लाल की रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक कौन है? विकल्प देख लीजिए, प्रेमचंद है, अमरकांत है, जयशंकर प्रसाद है या फिर यशपाल जी पर्दा कहानी के लेखक है। तो जैसा कि बात करें, पर्दा कहानी के लेखक आपके यशपाल जी है। कौन है? यशपाल द्वारा लिखित आपका पर्दा कहानी है। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी है। ठीक है, अब बात करें हमारा अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? ठीक है, आवारा मसीहा शरत चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है, जिसके लेखक कौन है? विकल्प देखिए, विष्णु प्रभाकर, रामरच वेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, रांगेव राघव। कौन है आवारा मसीहा के लेखक? तो आवारा मसीहा शरतचंद्र चटर्जी जी की जीवनी है, जिसको हमारे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित आवारा मसीहा शरतचंद्र चटर्जी जी की जीवनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? विकल्प देख लीजिए, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी, सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हमारे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन को देख लिया। लेकिन इसको आपको कॉपी पे कैसे लिखना, कॉपी पे कैसे लिख पाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, सिंपली आपको कॉपी पे क्या करना है, खंड का डालना है। देख सकते हैं आप, खंड का में आपका आया है, तो हम खंड का डालेंगे और प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या 1 में ही 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन को रखा गया था, तो हम प्रश्नोत्तर संख्या हमने 1 डाल लिया। और 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 1 में है, तो हम इसके आंसर भी कैसे लिखेंगे? इसी प्रश्नोत्तर संख्या 1 में लिखेंगे। ठीक, उत्तर डालेंगे, उत्तर का में आपका संपूर्णानंद था, तो हम क्या लिखेंगे? विकल्प 2 डॉक्टर संपूर्णानंद सही। ठीक, उत्तर का विकल्प दूसरा प्रेम सागर सही। विकल्प का नंबर आपको जरूर दे देना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर क्या करता है, एक पर्चा लेके बैठता है। ठीक है, आपका पेपर होता है उसी प्रकार उनके पास सॉल्यूशन पेपर होता है। ठीक है, तो क्या करता है, पर्चा लेके बैठता है। जब आप विकल्प दिए रहते हैं तो वो आसानी से कर पाता है। ठीक, तो आपका उत्तर खा हो जाएगा विकल्प दूसरा प्रेम सागर सही है। ठीक है, उत्तर गा हो जाएगा विकल्प 4 यशपाल सही। उत्तर घा हो जाएगा विकल्प 1 विष्णु प्रभाकर सही। उत्तर अंगा विकल्प 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी सही। इस प्रकार से क्या करना है, आपको बोर्ड कॉपी पे बहुविकल्पी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन और उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे प्रश्नोत्तर संख्या 2 में रखे गए हैं, जिसमें भी 5 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को रखा गया है, जो कि पद्य साहित्य से है। ये वाले क्वेश्चन जो 5 थे वो गद्य साहित्य के इतिहास से थे, ये हमारे पद्य साहित्य के इतिहास के हैं। कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? तो सबसे पहले बता दें, कामायनी हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि किस युग में लिखी गई? विकल्प देख लीजिए, द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावादी युग में या फिर प्रगतिवादी युग में।
तो कामायनी एक महाकाव्य है जो कि द्विवेदी युग में लिखा गया, नहीं कामायनी छायावादी युग में लिखा गया, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि है। छायावाद के एक आधार स्तंभ है, 4 प्रमुख आधार स्तंभ में जयशंकर प्रसाद जी का भी नाम है। तो कामायनी महाकाव्य भी किस में लिखा गया? छायावादी युग में लिखा गया। द्विवेदी युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? निम्नलिखित कवियों में से प्रगतिवादी कवि कौन है? क्या अग्रदास हैं, तुलसीदास जी हैं, नंददास जी हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी है? ठीक है, तो प्रगतिवाद की बात करें तो तुलसीदास आपके भक्तिकालीन कवि हैं, राम भक्ति शाखा के हैं। नंददास भी भक्तिकालीन कवि हैं, अग्रदास भी भक्तिकालीन कवि है। तो प्रगतिवाद की बात की जा रही तो सबसे अलग कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, इसलिए हम क्या करेंगे? रामधारी सिंह दिनकर पे टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका हुआ था उसमें भी आपका क्वेश्चन आया था कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया है। अब इसमें आ गया है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या 1941 है, 1943 है, 1954 ईस्वी है या फिर 1947 ईस्वी है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी है और जिसके प्रकाशक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? क्या वो प्रिय प्रवास है, क्या वो भारत भारती है, क्या वो साकेत है या फिर कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है? अभी आपने ऊपर देखा, ऊपर आपने क्वेश्चन देखा था कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी हमारी छायावादी युग की रचना थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है, तो कामायनी तो भैया छायावादी है, तो द्विवेदी युग में कहाँ से आ जाएगी? तो कामायनी रचना द्विवेदी युग की नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ठीक, तो इसके विकल्प पीछे दिए हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो विकल्प देख लीजिए, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से या फिर कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के कवि आपके जो अष्टछाप में सूर्यदास जी भी शामिल है जो कि कृष्ण भक्ति करते थे। ठीक, तो अष्टछाप के कवियों का संबंध हमारी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। किससे है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि अष्टछाप में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 3 है जिसमें क्या किया गया है? गद्यांश रखे गए हैं और उसके प्रश्नों को हमें इस गद्यांश की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, एक गद्यांश ऐसे है, एक अथवा में भी गद्यांश है, आपको जो आता हो आपको उसका आंसर करना होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे परिचित कौन होना नहीं चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। यही हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना आवश्यक है। 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपका गद्यांश है ये आपका गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप का है। ठीक है, क्योंकि इसमें धरती माता की बात हो रही, वसुंधरा की। ठीक है, और राष्ट्र के स्वरूप में हमारे राष्ट्र की ही बात की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्र का स्वरूप का है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालनी होगी, फिर संकेत डालना होगा। संकेत में क्या करना होगा? गद्यांश के शुरू के शब्द और आखिरी के शब्द और बीच बीच में डॉट डॉट लगा देना है ताकि एग्जामिनर अच्छे से समझ जाए कि बच्चे ने किस गद्यांश को सॉल्व किया। ठीक, और कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, गद्यांश पे पूछता है। ठीक है, और कभी कभी संदर्भ पूछ लेता है। तो अगर पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम पूछता है तो पाठ के शीर्षक में आपको राष्ट्र का स्वरूप लिख देना है और लेखक के नाम पे वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर संदर्भ पूछता है तो संदर्भ का आंसर आपको इस टाइप से देना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी धरती माता वसुंधरा क्यों कहलाती है और रेखांकित अंश की हम व्याख्या। 2 क्वेश्चन हम साथ में देखेंगे।
तो आंसर देख लीजिए, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण हमारी धरती माँ वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, अगर आपको व्याख्या लिखनी है तो व्याख्या आपको कैसे लिखना है, आपको डालनी होगी हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, उत्तर नंबर गा डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इस पे हमारे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है। अर्थात रत्नों को धारण करने वाली बहुमूल्य रत्न धातुएं व खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है, उसका परिचय हम सबको होना आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है और भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बात करें पृथ्वी की देह को किसने सजाया, तो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। और अब क्वेश्चन, भावी आर्थिक अभ्युदय का कारण लिखिए। ठीक है, पृथ्वी की कोख में भरी अमूल्य निधियां, धातुओं और पृथ्वी की देह को सजाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियां आदि की सही प्रकार से जांच पड़ताल करना आवश्यक है। इसी से क्या होगा, हमारे राष्ट्र का अभ्युदय होगा, हमारी पृथ्वी का अभ्युदय होगा। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, जब आपका एक क्वेश्चन, एक प्रश्न समाप्त हो जाता है तो इसके बाद आपको क्या करना है, 2 लाइनें खींच देनी है ताकि आपका क्वेश्चन अगले पेज में ना जाए। ठीक है, आपको नया क्वेश्चन नए पेज से करना है, इसीलिए आपको क्या करना है, जहां से आपका क्वेश्चन खत्म होता है इस प्रकार की लाइन से आपको ब्रैकेट टाइप में बंद कर देना है कि एग्जामिनर अच्छे से समझे कि क्वेश्चन आपका यहीं तक खत्म हो रहा है। तो ये थे हमारे पहले वाले गद्यांश के सारे प्रश्न उत्तर। अथवा में भी एक गद्यांश आया है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से देखने वाला उदास होता है, वह अपने आप को पंडित समझता है। पहले ही समझ लीजिए कि ये जो आपका गद्यांश है शुरू में ही दे दिया गया कि अशोक का फूल, ये आपके किस चैप्टर से है, अशोक का फूल नामक चैप्टर से है। तो उपयुक्त गद्यांश का अगर आपको संदर्भ लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक का फूल नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, इस वाले गद्यांश के प्रश्नों को हल करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 4। देख सकते हैं आप, इसमें पद्यांशों को रखा गया है, एक पद्यांश ये वाला है, एक अथवा में भी पद्यांश पूछा गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, पद्यांश देख लीजिए, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि इसमें सार सभी सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो ये वाला जो आपका पद्यांश है ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित चैप्टर कैकेयी के अनुताप का है और इसके ये सब प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे संदर्भ लिखना है आपको, ठीक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक, कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस टाइप से आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि या फिर हिंदी में संकलित कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप से सम्मान प्राप्त कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक, इस टाइप से आपको संदर्भ लिखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पर कैकेयी राम को समझाते हुए कहती है कि हे पुत्र अब तुम घर लौट चलो, यदि शपथ ही दुर्बलता की निशानी है तो मुझ अबला के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। अतः हे पुत्र मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मेरे इस क्रियाकलाप में मेरे पुत्र भरत का कोई भी हाथ नहीं है। और यदि हे विधाता मेरी यह बात तनिक भी झूठ हो तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ और अब मुझे कोई भी रोकेगा नहीं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे सब लोग सुन लें। और मैंने ये जो पहाड़ सा पाप किया है राम को वनवास भेजकर, अब इस पहाड़ से पाप को करके मैं चुप कैसे रह सकती हूँ। अब मुझे अपने पाप का पश्चाताप करना है। अतः हे पुत्र राम अब तुम घर लौट चलो।
हमारा अगला क्वेश्चन है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं में कौन सा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और इसमें उपमा अलंकार भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पद्यांश का भाव यही है कि यहाँ पर कैकेयी जी दुर्बलता ही शपथ ही दुर्बलता की निशानी है। तो वो यहाँ पर शपथ खाकर, कैकेयी जी शपथ खाकर श्री राम को अयोध्या से घर ले जाने का वर्णन इस पद्यांश के माध्यम से हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। यही इस पद्यांश का क्या है, भाव है। ठीक, अगला हमारा पद्यांश आया है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने न देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक हो वह गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। ठीक है, तो ये वाला पद्यांश हमारा पवन दूतिका का है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पद्यांश से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, 5वां नंबर। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। देख सकते हैं आप, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय किन किन लेखकों का आया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आया है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का आया है और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आया है। ठीक है, और देख लीजिए 5वें के खा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, कवियों का जीवन परिचय करना है। ठीक है, 5वें के खा में कवियों का जीवन परिचय करना है या कवियों का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। इसमें मैथिली शरण गुप्त का आया है, सुमित्रा नंदन पंत का आया है, रामधारी सिंह दिनकर का आना है। ठीक है, 5-5 नंबर के जीवन परिचय है, टोटल आपको 10 नंबर जीवन परिचय के माध्यम से मिलेंगे। कैसे जीवन परिचय लिखा जाता है और साहित्यिक परिचय किया जाता है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। अगर आपको किसी की 5-6 चीजें पता हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की, तो उससे आप बना के जीवन परिचय आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करें इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म हुआ सन 1904 ईस्वी को और वासुदेव शरण अग्रवाल जी की मृत्यु हुई सन 1967 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में। उपाधि इनको डीलिट की मिली है। रचनाएं इनकी पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि है। ठीक है, जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन भी लखनऊ में ही बीता है और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर अग्रवाल ने संस्कृत एवं फारसी भाषाओं का और भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। इनका निधन सन 1967 ईस्वी को हो गया। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं। अब बात करें साहित्यिक परिचय के बारे में, तो वासुदेव शरण अग्रवाल भारत के इतिहास, संस्कृति एवं कला साहित्य के विद्वान थे। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी भारत के इतिहास, संस्कृत, कला एवं साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। वे साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी के गद्यकार हैं। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की इन्होंने स्थापना की और उसमें राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में इनका प्रमुख योगदान रहा है। तो इस प्रकार से साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। अगर आपसे रचनाएं पूछता है तो आप यहाँ पे रचनाएं भी दे सकते हैं, चाहे कवि का आपका लिखने के लिए आ जाए, चाहे लेखक का। इसी प्रकार से जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दिया जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमें कैसे करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में करिए। ठीक है, 80 शब्दों में करना है। इन क्वेश्चंस को हमने कराया हुआ है, जिनको करना हो हमारे प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ रश्मिरथी खंड काव्य चलता है तो हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे।
तो रश्मिरथी के क्वेश्चन देख लीजिए। रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण कीजिए, या रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर किसी सर्ग की कथा वस्तु पूछ लेगा। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, किसी भी सर्ग की कथा वस्तु पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, खंडकाव्य में क्वेश्चन आते हैं और ये तो पक्का है, कन्फर्म है कि आपका केवल इतना ही आएगा, नायक का चरित्र चित्रण पूछ लेगा और किसी सर्ग की कथा वस्तु पूछ लेगा, ये तो पक्का है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बदलने वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं आप संस्कृत गद्यांश देख लीजिए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकाराश्चित परमश सर्वोच्च गुण जन सैवैव आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितां पीड़ामाश्च पश्यत् तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधनम सहायच अकरोत प्राणसेव अश्य स्वभाव एवासी, ठीक है। तो ये हमारा महामना मदन मोहन मालवीय वाले चैप्टर का है और ये वाला है हंसराज तदैव परिश्रमद आत्मना भागिनो पाप हंस पोतकाय दुहित रक्षमत, ये किसका है, मयूर जातकम का था, ठीक। तो ये वाला उसी का है, ठीक, जातक कथा का है ये, ठीक। और ये वाला महामना मदन मोहन मालवीय का है, ठीक है। तो हंसराज तदैव परिश्रमद आत्मना भागिनोपाप हंसपोतकाय दुहित रक्षमत, ठीक। क्या करते हैं हंसराज, जो हंसों के राजा हैं, वो अपनी पुत्री का हाथ, क्योंकि मयूर वहाँ पे क्या करता है, मयूर वहाँ नग्न होकर नाचने लगता है, जिससे सब लोग वहाँ पे उपस्थित सभी लोग लज्जित हो जाते हैं और तभी हंसराज अपने सभा के बीच में उपस्थित अपने भांजे को अपनी पुत्री सौंप देते हैं, ठीक है। विवाह के लिए अपनी पुत्री उसको अपने भांजे को सौंप देते हैं, जो कि हंसराज का भांजा था, उसको सभा के बीच में वो उपस्थित था, तो हंसराज अपनी पुत्री का हाथ अपने भांजे को सौंप देते हैं और मयूर हंसराज की पुत्री को ना पाकर लज्जित होकर वहां से चला जाता है। तस्मात् स्थानात् पलायिता हंसराजोपि हष्टमानसा स्वगच्छत् अगच्छत, ठीक है। तो तब इसके बाद क्या होता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और हंसराज भी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये किसका है, मयूर जातकम का है, ठीक। और ये देख सकते हैं आप खा में क्या है, एक पद्यांश आया जिसकी ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद किया गया, अनुवाद करना है आपको, ठीक। नमे रोचते भद्रम व उलूकश्याम विवेचनम अक्रुद्यश मुख्य पश्य कथम कुद्धो भवश्य, ठीक। तो ये वाला आपका जो है वो किसका है, उलूक जातकम का है, ये मयूर जातकम का था, ये उलूक जातकम का है, जातक कथा का है, ठीक है। तो नमे रोचते भद्रा व उलूकश्याम विवेचनम, इसका मतलब है कि देखिए हम लोग जो मानव लोग हैं इनमें भी राजा होता है, पशुओं में भी राजा होता है, इसीलिए पक्षी लोग भी क्या करते हैं, सभा बुलाते हैं और सोचते हैं कि हमें भी बिना राजा के रहना ठीक नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, वो सभा बुलाते हैं। तब उनमें से एक पक्षी कहता है कि मुझे यह उल्लू अच्छा लगता है, क्यों ना इसे राजा बनाया जाए। तब एक पक्षी कहता है कि इस उल्लू का मुख तो देखो, जब बिना क्रोध के इसका मुख ऐसा चिड़ा चिड़ा सा बना हुआ है, तो जब इसे क्रोध आता होगा तो इसका मुख देखने लायक भी नहीं होता होगा, ठीक। ये इसका क्या है, हिंदी में अनुवाद है। 7 नंबर आपको एक पद्यांश के मिलेंगे, चाहे आप संस्कृत का गद्यांश करिए चाहे पद्यांश, 7-7 नंबर के हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 9वां नंबर, मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार में चलना यानी मुसीबत मोल लेना, टका सा जवाब देना, सीधे मुंह पे कह देना, दाल में काला होना काम का खराब होना, ठीक। ये अर्थ है, इनको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। हमारा अगला क्वेश्चन आता है 10वां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। आपका क्या होता है, अब पहले क्या होता था, पहले आपके आ जाते थे विभक्ति वगैरह आती थी, अब क्या होता है, अपठित गद्यांश आते हैं, ठीक है। आपका 5-5 नंबर का अपठित गद्यांश आता है, ठीक। तो आपको क्या करना होता है, इस गद्यांश से छांट के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये अपठित गद्यांश होता है, आपके पाठ से बिल्कुल भी नहीं होता। इसी गद्यांश की हेल्प से आपको इन तीनों क्वेश्चंस को छांट कर करना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी गद्यांश से छांट के इन प्रश्नों को करना है। अथवा में भी एक गद्यांश आया है, देख सकते हैं आप, नाटक प्राचीन काल से ही कला जगत में सर्वाधिक मनोरम आकर्षक कला माध्यम माना जाता है, ठीक है। इसी गद्यांश से छांट के आपको इन तीन प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है वसन और व्यसन। वसन का मतलब होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आपका आदत।
वसन का अर्थ होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदर। ठीक है, विकल्प आपका तीसरा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है अंबुज और अम्बुद। अंबुज मीन्स होता है कमल और अम्बुद मीन्स होता है बादल। ठीक, दा की बात हो रही, बादल। अंबुज यानी जलज, नीरज, पंकज। ठीक, ये कमल है। अंबुज मीन्स कमल और अम्बुद मीन्स बादल। ठीक, जिस भी विकल्प में हो आपको सही कर लेना है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ। किसी एक शब्द के आपको दो अर्थ लिखना है। 4 शब्द दिए गए हैं। तो अंबर यानी कि आकाश। ठीक, अंबर मीन्स होता है आकाश और अंबर मीन्स क्या होता है वस्त्र भी होता है। ठीक है, और अगला है पट यानी द्वार। ठीक, विधि यानी विधाता, भाग्य निर्माता और हमारे भगवान विधना उनको बोला जाता है ना, तो ये विधि हो जाएगा। नाग का अर्थ होता है सांप, सर्प, ये होता है ना नाग। और अगला देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। जो आंख के सम्मुख हो उसको क्या बोलते हैं? नेत्र सम्मुख। प्रत्यक्ष, आंख के आगे प्रत्येक आंख। जो आंख के सम्मुख हो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला। जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। ठीक है, जो जानने की इच्छा रखने वाला होगा वो कैसा होगा? जिज्ञासु होगा, हर चीज को जानना चाहता होगा। एक एक नंबर के आपके सारे क्वेश्चन हैं। अगला है हमारा किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा? तुम तो कुर्सी पर बैठे है नहीं हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। ठीक, तो भाई अनेकों कहो चाहे अनेक, अनेक मीन्स भी तो बहुवचन होगा ना, तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। ठीक, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। कवित्री ने सम्मेलन में भाग लिया है, ऐसा हो जाएगा कवित्री ने सम्मेलन में भाग लिया है। इस प्रकार से ये शुद्ध होगा। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। ठीक है, कृपया अनुमोदन की कृपा करें, करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो वैसे भी की कृपा, जब कृपा की बात हो रही तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कृपया अनुमोदन की कृपा करें। अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां नंबर, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव बताते हुए उदाहरण लिखना है। तो वीर रस, जिसमें वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, जिसमें वीरता की बात की जाए वहाँ पे वीर रस होता है, जिसमें हंसी आ जाए वो वहाँ पे हास्य रस होता है। वीर रस की बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस का उदाहरण है। और हास्य रस की बात करें तो शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास के दंगा भयो नंगा के विवाह में। जहाँ पे हंसी की बात हो वहाँ पे हास्य रस। अगला हमारा है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण व उदाहरण बताइए। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? जहाँ पे एक शब्द आए और हर चीज के लिए उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारियों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। जहाँ पे कवि के लिए सुवरन का अर्थ है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए है सुंदर स्त्री और चोर के लिए स्वर्ण। ठीक, दोहा और सोरठा छंद की मात्रा और लक्षण लिखना है। तो दोहा का होता है कि पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 आए, वहाँ पे दोहा छंद होता है। जिसको हनुमान चालीसा आती हो तो हनुमान चालीसा का लास्ट वाला दोहा लिख दीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दोहा तो ज्यादातर लोगों को आता है। ठीक है, और सोरठा की बात आती है तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दोहे में पहले तीसरे में 13-13 है, सोरठे में क्या हो जाएगा? पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13 हो जाएंगी। और जिसको सोरठे का एग्जाम्पल ना आता हो, दोहा आता हो, तो क्या करना? दोहे में मात्रा लगाना हमने अलग से सिखाया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट में, तो मात्रा लगा लेना। और सोरठा में जैसे 11-11 होता है ना पहले तीसरे में, तो जो जिसमें मात्राएं 11-11 आ जाए उस हिसाब से 11-11 करके दोहा सोरठे का उदाहरण बना लेना, जिसको ना आता हो। ठीक है, और जिसको आता हो तो वो ये वाला लिख लेना, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकल लगे, ये वाला तो आता है ना। तो अगला है हमारा क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र आपको लिखना है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अथवा में भी एक क्वेश्चन आया है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, नहीं 6 नंबर का ये वाला क्वेश्चन। ठीक, 6 नंबर का ये वाला है और 2 नंबर के ये वाले हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में हमें निबंध लिखना है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और नंबर वाला क्वेश्चन आपका ये है निबंध। देश में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखिए, आतंकवाद की समस्या या समाधान पर निबंध लिखिए, या फिर वृक्षारोपण का महत्व। हमने
सारे निबंध करवाए हुए, बेरोजगारी पर भी निबंध करवाया हुआ है, आतंकवाद समस्या और समाधान पे भी निबंध कराया है। तो जिनको करना हो निबंध, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।